नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस न्यूज़पेपर्स के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। तो हम आपके लिए बिजनेस आर्टिकल्स लेकर आए हैं, ऐसे इवेंट्स जो आपके जॉब्स, आपके इनकम, आपके खर्चे और आपके इन्वेस्टमेंट्स को अफेक्ट करते हैं। तो ये सारी न्यूज़ हम इसमें कवर करेंगे, तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ऐसे वीडियोज़ और अपने फीड में चाहिए। मैं शुरुआत करूँगा सबसे पहले आर्टिकल से और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हर एक इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है ये एंड मैं बताता हूँ क्यों। आरबीआई के गवर्नर का कहना है कि जो पॉज़िटिव्स हैं अभी हमारी इकोनॉमी में, जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं बेसिकली वो आउटवे करती हैं नेगेटिव चीज़ों को। क्या मतलब है इनका? मतलब जितनी भी पॉज़िटिव चीज़ें इकोनॉमी में हो रही हैं, वो नेगेटिव चीज़ों से ज़्यादा आउटवे करती हैं, मतलब ज़्यादा हैं बेसिकली। तो उनका इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा और नेगेटिव्स का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। आगे जानते हैं इस आर्टिकल में, इवन आफ्टर चेंजिंग स्टैंड्स टू न्यूट्रल ड्यूरिंग अक्टूबर रिव्यू ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ऑन वेडनेसडे इंडिकेटेड अ रेट कट माइट नॉट बी फोर्थकमिंग। यहाँ पे क्या कहा है इस पैराग्राफ में, इन्होंने कहा है कि देखिए, आरबीआई ने अपना स्टैंस न्यूट्रल कर दिया था। ठीक है, ये न्यूट्रल स्टैंस कर दिया था, क्योंकि पहले इनका स्टैंस क्या था, देखिए पहले ये इन्होंने 2 साल पहले से ये रेट बढ़ा रहे थे, राइट? और रेट बढ़ा रहे थे क्या सोचकर कि हमें ब्याज दर को बढ़ाना है ताकि हम इन्फ्लेशन को कम कर पाएँ। लेकिन अब क्योंकि इन्फ्लेशन जो है हमारा जो टारगेटेड रेंज है, उस रेंज में चल रहा है, 4% का हमारा रेंज है और इसमें हमने प्लस माइनस 2% का रेंज रखा है, तो इसके अंदर ही चल रहा है, तो इन्होंने इसीलिए अब अपने स्टैंस को क्या कर दिया है, न्यूट्रल। अब रेट कट इन्होंने कहा लेकिन नहीं आएगा, देखिए, अभी आप रेट कट नहीं बोल सकते कि हम कर पाएँगे, लेकिन ये कॉन्फिडेंट है किस पर? इकोनॉमिक ग्रोथ पर, कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़िया चलेगी, उस पे हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। इन्होंने एक्नॉलेज किया कि जो इनकमिंग डेटा है, जो डेटा आ रहा है ग्रोथ पे, वहाँ मिक्स पिक्चर है देखने को। ये मानते हैं कि जो कुछ डेटा आ रहा है, वहाँ पता ल हमें दिख रहा है कि जैसे कहीं रेवेन्यू कम हो रही है, कुछ-कुछ सेक्टर्स की ग्रोथ कम हो रही है या ग्रोथ फ्लैट है, मैं बोलूँगा कम भी नहीं हो रही है तो। लेकिन इनका कहना है कि फिर भी जो पॉज़िटिव्स है ना अभी इकोनॉमी में, वो नेगेटिव से काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आउटवे करते हैं और इनका कहना है कि सिर्फ़ जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर्स हैं और एफएमसीजी सेल्स है अर्बन सेक्टर में, वो मॉडरेट हुआ है, मतलब पहले से कम हुआ है। एक तो एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में कौन-सी कंपनीज़ आती हैं, वो कंपनीज़ जैसे आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये जो नेस्ले, इनका जो अर्बन एरियाज़ का डेटा है ना, यहाँ पे वीकनेस देखने को मिली और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी, ये एक इंडेक्स है, इसके भी नंबर्स थोड़े मॉडरेटेड हैं। इनका ये कहना है। उनकी उसके अलावा इनका कहना है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स है, ई-वे बिल्स हैं, टोल कलेक्शन है, एयर पैसेंजर ट्रैफ़िक है, परफॉर्मेंस अगर स्टील, सीमेंट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ का देखें तो वो एक्सीडिंगली गुड है। ठीक है? काफ़ी बढ़िया है और इनकमिंग डेटा जो है वो मिक्स्ड पिक्चर बता रहा है, लेकिन पॉज़िटिव्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा है नेगेटिव से, तो ऐसे चिंता करने वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस टाइम पे। अगर आप लेट्स से वे कर रहे हैं इस टाइम पे इकोनॉमी को, तो ऐसा नहीं है कि आपको डेटा देख के बिल्कुल परेशान होना है कि नहीं ये तो बहुत ही नेगेटिव डेटा है, क्योंकि ऐसा नहीं है। इसके अलावा आते हैं अगले आर्टिकल पे, बिगेस्ट फॉल इन नियरली 5 मंथ्स पुल्स डाउन रुपी टू अ फ्रेश लो। अब बात कर रहा हूँ मैं रुपए की, ये भी हम सबको इम्पैक्ट करता है ये न्यूज़, राइट? क्योंकि अगर रुपया कमज़ोर होगा, कमज़ोर होता रहेगा डॉलर के अगेंस्ट, तो इन्फ्लेशन भी इंडिया में इंक्रीज़ होता रहेगा काफ़ी, राइट? अगर हमारी करेंसी कमज़ोर हो जाएगी, लेट्स से आप ₹100 कमाते हैं और मैं बोलूँ कल उस ₹100 की वैल्यू ₹80 है, ठीक है? तो ऑफ़ कोर्स आप अपने आप पहले से गरीब हो गए हो, आप ये कहोगे, राइट? वो कंट्री जिसके ₹100 की वैल्यू अगर तुरंत से ₹20 हो जाए तो वो गरीब हो जाएगी, राइट? तुरंत से, क्योंकि उसका परचेज़िंग पावर कम हो जाएगा। अब क्या ये बिल्कुल मतलब नेगेटिव है कि रुपया कमज़ोर कभी होना ही नहीं चाहिए, हमेशा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहे या $1 ₹1 हो जाए तो और बढ़िया रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कहते कि रुपया बढ़ता रहे या डॉलर के अगेंस्ट मज़बूत होता रहे, कमज़ोर होता रहे। यूजुअली क्या है, हम लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, दूसरी दुनिया को अपना सामान बेचना चाहते हैं और ऐसी सारी कंट्रीज़ जो एक्सपोर्ट करना चाहती हैं, उनकी करेंसीज़ वीक रहती है डॉलर के अगेंस्ट, आप देखिए। लेकिन हम चाहते हैं स्टेबिलिटी। देखिए, स्टेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। एकदम से रुपया ऐसा नहीं होना चाहिए कि बढ़ जाए और एकदम से गिर जाए बहुत ज़्यादा, वॉलेटिलिटी नहीं होना चाहिए कि आज और कल में ही बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाए। तो नहीं तो आप डर जाओगे, राइट? कि आज और कल में इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो ये जो न्यूज़ है कि रुपया डिक्लाइन हुआ है, ये होना ही था, सबको लग रहा था यूएस इलेक्शन के बाद। रुपया 0.2% नीचे आया, 20% वेडनेसडे को और $84.28 हो गया है, ठीक है?
अगेंस्ट डॉलर एंड पर डॉलर। अगर यहाँ पे देखें तो ये सिंगल डे सबसे बड़ा डिक्लाइन है जून 20 से लेकर अभी तक का। तो पिछले करीब-करीब 4-5 महीनों में सबसे बड़ा डिक्लाइन आपको अभी देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे बेस्ट एशियन करेंसी कौन-सी है? तो हांगकांग डॉलर के बाद रुपया ही सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। जी हाँ, अगर थाई बाट देखेंगे या फिर जापानीज़ येन देखेंगे तो ये तो काफ़ी गिर चुके हैं डॉलर के अगेंस्ट। ये ग्रीनबैक हम लोग डॉलर को बोलते हैं, ठीक है? तो ग्रीनबैक को आप याद रखिएगा। 1.92% थाई करेंसी गिरी है और 1.66% जापानीज़ करेंसी। अगर लोकल करेंसी जो है यहाँ पे नीचे आई, रुपया कमज़ोर हुआ डॉलर के अगेंस्ट जब रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और एक्सपेक्टेशंस को उन्होंने डिफाई किया एंड काफ़ी बढ़िया नंबर ऑफ वोट्स भी लिए हैं नेशन वाइड। तो इन्हें देखा गया है ट्रंप को एज अ प्रोपोनेंट, वो प्रमोट करते हैं कि देखिए रुपये डॉलर जो है वो स्ट्रांग रहना चाहिए, उनका ये कहना है। और जिसकी वजह से आप देखेंगे क्योंकि ये आए हैं, ये इलेक्ट हुए, तो कहीं न कहीं ट्रेडर्स को ऐसा लगा, इन्वेस्टर्स को कि कहीं न कहीं डॉलर जो है ये इंसान स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, जो ये प्रेसिडेंट है, तो यहाँ पे दूसरी करेंसीज़ में वीकनेस देखने को मिल सकती है और इसीलिए रुपया प्रीएम्प्टिवली यहाँ पे हमें नीचे आता हुआ दिखा थोड़ा-सा। तो यूएस में जो यील्ड्स हैं, जो बॉन्ड हम मैंने आपको समझाया था कुछ दिन पहले कि बॉन्ड क्या है, अगर एक सर्टिफ़िकेट आप बाय करते हो जो लिखा है कि ₹100 का है और इस पे आपको 10% मिलेंगे पर एनम 10 साल तक और 10 साल बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे मैच्योर हो जाएगा, तो इसको हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। तो ये उधार लेने का बड़ा अच्छा तरीका है, आप 10 साल के लिए अगर ₹100 उधार लेना चाहते हो, आप ये बॉन्ड किसी को बेच दो, ₹100 आपको देगा और आप उसे 10% हर साल लौटाओगे और 10 साल के एंड में आप उसे उसके बॉन्ड के पैसे भी ₹100 लौटा दोगे। तो ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो है ऐसे ही पैसा रेज़ करती है। तो यूएस में जो यील्ड्स है ना इसके जो 10% मैंने बताया, ये आप देखेंगे ये ऊपर चले गए क्योंकि कुछ एंटिसिपेट किए जा रहे हैं पॉपुलिस्ट मेजर्स जिसकी वजह से बोरोइंग इंक्रीज़ हो सकती है, इन्फ्लेशन भी एंड यील्ड्स भी। ट्रंप ने प्लेज किया है कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे 10% टैक्स टैरिफ इंपोर्ट पर, जो भी आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं यूएस में सारी कंट्रीज से, किसी भी कंट्री से। और चाइना पर तो ये 60% का टैक्स लगाएंगे, इनका ये भी कहना है। और यूएस ट्रेजरी यील्ड्स जो है यहाँ पर 4.48% हो गए और फिर स्टेबलाइज हुए 4.44% पे। अगर आप देखेंगे रुपए को तो ये नैरो रेंज में एक छोटे से रेंज में ट्रेड कर रहा था पिछले 2 साल से, लेकिन ये कहीं न कहीं थोड़ा ओवर वैल्यूड भी है रुपया। अगर आप देखेंगे रुपया पिछले 2-3 साल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। अब दुनिया की बाकी करेंसीज़ को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि रुपया काफ़ी स्टेबल रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है एंड थोड़ा ओवर वैल्यूड है एक्चुअली इस टाइम पे। येस, ऐसा बोलने को कम मिलता है लेकिन रुपया एक्चुअली अभी ओवर वैल्यूड है एज़ कम्पेयर टू अदर करेंसीज़ अगर आप देखेंगे एंड डॉलर के अगेंस्ट यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं ऑफ कोर्स। तो अगर अब डॉलर इंडेक्स जो है वो बढ़ रहा है तो दूसरी एशियन करेंसीज़ थोड़ा नीचे जाएँगी और रुपए पे भी इसका इम्पैक्ट आना ही है। फॉरेन बैंक्स डॉलर्स बाय कर रही हैं सिंस मॉर्निंग। आरबीआई जो था वो भी आया करीब-करीब सपोर्ट करने डॉलर को। जो अगला रेजिस्टेंस है देखिए ये तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए ये रहेगा कि अभी यूएस का फेडरल ओपन मार्केट कमिटी मीटिंग है, एफओएमसी मीटिंग और यहाँ पे डिसाइड होगा कि ब्याज दर 0.25% घटेंगे या 0.5% घटेंगे एंड एक्सपेक्टेशन जो है ये 0.25 बेसिस पॉइंट का है इन दिसंबर और ये ड्रॉप हो गया टू 68% जो था पहले 80%। यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस मार्केट ने ऑलरेडी सेट कर ली है लेकिन हमें देखना होगा कि किस तरीके से फेडरल रिजर्व यहाँ पे डिसीजन लेता है और क्या कमेंट्री करता है। तो पूरी दुनिया सुनने वाली है फेडरल रिजर्व को और आप भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट्स से लेके अगर आप लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँगा ऐसे किसी सेक्टर में काम करते हैं जो बाहर अपने सर्विसेज़ या गुड्स को एक्सपोर्ट करता है, उस पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। हर एक इंसान पे इससे फ़र्क पड़ सकता है। आता हूँ मैं अगले आर्टिकल पे, बेंचमार्क्स राइड द यूएस रेड वेव। यहाँ पे बात हम बेंचमार्क्स की कर रहे हैं तो मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि इंडिया में कोई पूछे अच्छा स्टॉक मार्केट आज ऊपर था, नीचे था, आज कैसा रहा? तो आप एक-एक स्टॉक थोड़ी ना कैलकुलेट करोगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टॉक तो 5000 है, तो अगर 5000 में से ज़्यादा स्टॉक बढ़े रहेंगे तो वो अच्छा होगा, नहीं तो खराब होगा, ऐसे नहीं होता कैलकुलेट। हमारे कुछ बेंचमार्क्स हैं, वो बेंचमार्क्स बताते हैं कि आज मार्केट ऊपर है या नीचे। बेंचमार्क्स क्या है? मेन जो बेंचमार्क्स हैं हमारे वो हैं निफ्टी एंड सेंसेक्स। निफ्टी में करीब 50 बड़ी कंपनीज़ हैं और सेंसेक्स में करीब 30 बड़ी कंपनीज़ हैं इंडिया की, जिसके बेसिस पे बताते हैं कि इंडियन मार्केट्स कैसा कर रहे हैं। अब बेंचमार्क जो है ना, ये बहुत ही बढ़िया इन्होंने ग्रोथ दिखाई है कल अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के विक्ट्री के बाद। यूएस में डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री के बाद अगर आप देखेंगे तो बूस्टर शॉट मिला है डोमेस्टिक इक्विटीज़ को। इन्वेस्टर्स ने बहुत ही यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखाई एंड इंडिया
को भी बेनिफिशियरी यहाँ पे बताया गया कि इंडिया एक की बेनिफिशियरी हो सकता है चाइना प्लस वन पॉलिसी का। चाइना प्लस वन पॉलिसी क्या है कि आपकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में है, उससे थोड़ा डाइवर्सिफाई करो और दूसरी कंट्रीज में भी सेटअप करो थोड़ा। तो दूसरी कंट्रीज में ऑल्टरनेटिव सबसे बढ़िया इंडिया नजर आता है काफी सारे लोगों को, तो इससे इंडिया को भी बेनिफिट मिल सकता है। इंडिया में स्पेसिफिकली आप देखिए जो आईटी कंपनीज है ना, वो बहुत बढ़िया कल परफॉर्म कर रही थी। एच सी एल टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सारी कंपनी 3.5 से 4% कल ऊपर थी। एंड फार्मा स्टॉक्स में भी बहुत बढ़िया कि अगर आप देखेंगे डॉक्टर रेड्डी से लेके सन फार्मा तक काफी बढ़िया यहाँ पे इन्होंने ग्रोथ दिखाया। निफ्टी कल 24,500 के आसपास क्लोज हुई, जो बहुत ही बढ़िया नंबर था। काफी दिन से निफ्टी में हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। और दुनिया भर में अगर आप देखेंगे ग्लोबल मार्केट्स में, तो डाउ जोन्स जो यूएस का मार्केट है, ये जैसे इंडिया में निफ्टी और सेंसेक्स है, यूएस में डाउ जोन्स है 3% ऊपर था। ये निक्की 225, ये आई थिंक ये जापानीज इंडेक्स है, यहाँ पे 2.6% की बढ़ोतरी थी। एस एन पी फ्यूचर्स, स्टैंडर्ड एंड फ्यूचर्स, ये भी यूएस का ही इंडेक्स है, यहाँ पे 2.3%। एंड यूरोपियन इंडेक्स है 0.6% बढ़ा हुआ था। चाइना हमें थोड़ा सुस्त दिखा, चाइना में 0.1% की गिरावट शंघाई कंपोजिट में। और ये हांगकांग में है हांगसेंग इंडेक्स, यहाँ पे 2.2%, ये हमें नीचे जाता हुआ नजर आया। आते हैं अगले आर्टिकल पे। यूएस प्लेज द ट्रम्प कार्ड। अब ये ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में है, जिन्होंने ट्रिमेंडस विक्ट्री दिखाई है इस बार। एंड अगेंस्ट ऑल ऑड्स इन्होंने हराया, काफी सपोर्ट भी मिला इन्हें इस बार। अगर आप देखेंगे काफी सारे लोग थे जो काफी डिवाइडेड भी थे कि हाँ नहीं डोनाल्ड ट्रम्प आने चाहिए इस बार। एंड ये बने हैं 47th यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट। और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, राइटर ये कह रहे हैं कि इनकी एक्सपेक्टेशन है कि जो इंडिया की ट्रेड फ्रिक्शंस है, फ्रिक्शंस बढ़ सकती हैं। मतलब ये थोड़ी नेगेटिविटी एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन ये बेनिफिशियल हो सकता है मीडियम टर्म में, क्योंकि यूएस कंपनीज जो हैं वो चाइना से दूर जाकर कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे। और दूसरा ऑल्टरनेटिव सबसे बढ़िया क्या है? इंडिया। तो यहाँ पे काफी टफ फाइट रहा है। ट्रंप ने 277 इलेक्टरल वोट जीते हैं और कैमला हैरिस ने जीते हैं 224। इंडिया में इनिशियल रिएक्शन तो देखिए हमें दो जगह पे देखने को मिला। देखिए यूएस इलेक्शन में क्या क्या इम्पैक्ट हुआ। कोई कुछ बोल रहा है, कोई पॉलिटिकल चीजें बोल रहा है, लेकिन देखिए रियलिटी क्या है, इम्पैक्ट देखने को कहाँ मिल रहा है हमें? इंडिया के शेयर बाजार में और हमारे रुपए में। रुपए करेंसी को अगर आप देखेंगे तो करेंसी कमजोर हुआ डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। इक्विटी मार्केट्स ऊपर गए, ठीक है। एक्साइटमेंट भी है लेकिन थोड़ा कॉशन भी है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल रह सकती है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज़ हैं ये काफ़ी अलग रहने वाली हैं। तो अगर जो बाइडेन आते तो सब कुछ बड़ा कांस्टेंट रहता, जो पहले होना चल रहा था 5 साल से वही चलता रहता, तो बड़ा कांस्टेंट रहता सब कुछ। अब क्या होगा? वी डोंट नो, राइट। बट ठीक है, हमारे पास एटलीस्ट बेंचमार्क्स हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लास्ट टाइम आए थे तो उन्होंने डिसीजंस लिए थे कुछ। सो वी नो कि डोनाल्ड ट्रंप क्या-क्या करना चाहेंगे इस टाइम पे। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है, जो चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट बड़े दिन से, ये हो सकता है जल्दी सॉल्व हो जाए। ईरान को लेके वेस्ट एशिया जो कॉन्फ्लिक्ट है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये थोड़ा जल्दी सॉल्व होगा। सो वी कैन सी, वी हैव टू वेट एंड वॉच क्या होता है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि सबसे पहले जो क्रूड ऑयल में जो वॉलेटिलिटी है ना, जिससे आप लोग भी डिस्कस करते रहते हैं हम लोग हमेशा, कि क्रूड ऑयल आज $70 हो गया, कभी $80 हो गया, कभी 90 हो गया, ये बस हट जाए तो काफी राहत मिलेगी इंडिया को, यूएस को, पूरी दुनिया को राहत मिलेगी। कैन इंडिया अवॉइड द मिडल इनकम ट्रैप? यहाँ पे एक एडिटोरियल है ये, और मैं पहले भी मिडल इनकम ट्रैप से रिलेटेड एक दो एडिटोरियल्स कवर कर चुका हूँ, तो अगर कभी कुछ अच्छे एडिटोरियल्स आते हैं तो मैं ज़रूर उन्हें कवर करता हूँ। यहाँ पे मैं बात करूँगा मिडल इनकम ट्रैप की। तो क्या है मिडल इनकम ट्रैप? वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है अभी, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि 108 कंट्रीज हैं, 108 देश हैं दुनिया में जो मिडल इनकम ट्रैप में फंस गए हैं। कौन सी कंट्रीज है मिडिल इनकम ट्रैप में? और मिडिल इनकम ट्रैप होता क्या है? देखिए, अगर हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम, जो हमारा इनकम है ग्रॉस नेशनल इनकम, वो पर कैपिटा बेसिस पे, मतलब हर इंडिविजुअली देखें कि ऑन एन एवरेज एक इंसान अगर $1146 से लेकर $14,000 के बीच में कमाता है 2014 में, ठीक है, तो उस कंट्री को लो इनकम बोला जाता है, कि यहाँ पे जो लोग हैं वो लो इनकम कैटेगरी में आते हैं, वो कम कमा रहे हैं। और अगर इससे ज्यादा कोई कमाता हो तो वो होता है हाई इनकम कैटेगरी में। तो मिडिल इनकम कैटेगरी काफ़ी बड़ी है। 2 इसके सब कैटेगरीज़ भी हैं। एक तो जो 1146 से $4,500 कमा रहा है, वो लोअर मिडिल इनकम में आता है। एंड जो इसके ऊपर है 4,500 से 14,000 तक, वो है अपर मिडिल इनकम में। तो जो नंबर ऑफ कंट्रीज़ है मिडिल इनकम ग्रुप में, वो करीब-करीब 90 है, 2000 ईस्वी से अगर आप देखेंगे, और ये और बढ़ गई हैं। तो ऐसा लगता है कि ये एक ट्रैप में फँसी हैं, लेकिन ये एक मिसलीडिंग डेटा है। इनका ये कहना है ये मिसलीडिंग है।
ये कह रहे हैं कि व्हाट वी सी इज कंसिडरेबल मूवमेंट अप द इनकम लैडर। इनका कहना है कि हमने ये देखा है कि एक्चुअली कंट्रीज ने लैडर जो है क्लाइम किया है, वो उनके इनकम पर कैपिटा जो इनकम है वो ऊपर गया है, फ्रॉम लो टू लो इन मिडिल इनकम कैटेगरी, एंड लो मिडिल इनकम कैटेगरी से अपर मिडिल इनकम कैटेगरी, एंड फ्रॉम अपर मिडिल टू हाई। तो लोग मिडिल इनकम में बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि जो अपर वाले थे वो लोअर मिडिल में आ गए। एक्चुअली जो लोअर में थे वो अब अपर मिडिल में आ चुके हैं, तो वहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो नंबर ऑफ हाई इनकम कंट्रीज पहले 51 थी 2000 ईस्वी में और 85 हो गई, तो हाई इनकम कंट्रीज भी बढ़ी हैं। अगर देखेंगे नंबर ऑफ लो इनकम कंट्रीज की मैं बात करूं, तो वो 63 से डिक्लाइन होकर के 26 हो गई है। तो ये कोई ट्रैप नहीं है जो डेवलपमेंट लैडर पे रोक रहा है लोगों को। बहुत सारी कंट्रीज है ईस्टर्न और सदर्न यूरोप में जो बेनिफिट कर रही है यूरोपियन यूनियन के मेंबरशिप से। ठीक है, बहुत सारी ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जैसे साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर। इन्होंने भी अब क्या किया है, दे हैव आल्सो मेड इट विद कंट्रीज जैसे कि चाइना या पॉसिबली मलेशिया, ये भी ज्वाइन करने वाली है इन्हें। तो ऑफ कोर्स चाइना एंड मलेशिया इन्होंने भी काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है पिछले 20 से 30 सालों में। वियतनाम अभी काफी पीछे है, एंड अभी एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आता है वियतनाम भी, लेकिन कैपेबिलिटी है कि ये वहां पर जाए, क्योंकि चाइना से भी आप देखेंगे काफी सारा बिजनेस इंडिया नहीं आ रहा तो वियतनाम जा रहा है। लैटिन अमेरिका में बात करूँ, साउथ अमेरिका की, तो आप देखिए वहाँ पे भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो हाई इनकम स्टेटस में जा सकती हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जो आप देखेंगे कि अभी कोई जिनके ऐसा लगता है चांसेस नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं अर्जेंटीना एंड वेनेजुएला, ये दोनों बड़े न्यूज़ में रहते हैं, और इसका रीज़न है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन इनका रीज़न है। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब यहाँ पे इन्फ्लेशन ऐसा हो गया था 40-50%, 100%, 200% इन्फ्लेशन चल रहा था यहाँ पे। तो ये अब आ चुकी है मिडल इनकम कंट्री स्टेटस में, और वहाँ पे ये ट्रैप हो चुकी है, और पहले ये हाई इनकम कंट्रीज़ हुआ करती थी, लेकिन अब ये नीचे आ चुकी हैं। कुछ ऑयल और मिनरल रिच कंट्रीज़ भी अब हाई इनकम में आ चुकी है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे इराक, ईरान, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, ये स्ट्रगल कर रही हैं। तो यहाँ पर टोटल 4 कैटेगरीज़ हैं, ठीक है? जो यूनाइटेड नेशंस ने ह्यूमन डेवलप इंडेक्स बनाया है, इसमें 4 कैटेगरीज़ हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट बेस्ड एचडीआई स्कोर्स पर है। तो एचडीआई स्कोर्स पर क्या है, एचडीआई में लो आता है बिलो 0.55, मीडियम आता है 0.55 टू 0.7, हाई होता है 0.7 टू 0.8, एंड वेरी हाई होता है ग्रेटर देन 0.8। तो 1990 में 70 कंट्रीज़ जो थी 160 में से, वो लो में थी। अब ये 26 हो गई है 2022 में। जो वेरी हाई 0.8 से भी ऊपर वाला कैटेगरी है, वो 47 हुआ कर 47 कंट्रीज थी 1990 में, और अब हो गई है कितनी, 69। एंड जो हाई एचडी है वो भी 18 से अब 49 हो गई। तो हम देख रहे हैं कि ग्लोबली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हो रही है पूरी दुनिया में। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो एक्चुअली काफ़ी बढ़िया ग्रोथ दिखा रही है, पर कैपिटा इनकम अच्छा ग्रोथ है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का वो भी काफ़ी वहाँ इम्प्रूव हो रहा है। तो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ये ऑलरेडी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इंडिया जो एक लोअर मिडल इनकम कंट्री है, क्या वो मिडल इनकम ट्रैप में स्टक रहेगी? क्योंकि वर्ल्ड बैंक सजेस्ट कर रहा है कि इंडिया को लगेंगे करीब-करीब पर कैपिटा, जिसका पर कैपिटा इनकम भी $2,500 है, जस्ट 3%। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट क्या स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इंडिया जो एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, लोअर मिडिल इनकम मतलब जो $1,400 से लेके $4,500 के बीच में कमाती है, क्या ये मिडिल इनकम ट्रैप में ही स्टक रहेगा? क्योंकि वर्ल्ड बैंक सजेस्ट करता है इट विल टेक इंडिया विद अ पर कैपिटा इनकम ऑफ ढाई $2,540, जो बिल्कुल बीच में है, मैं कहूंगा 1100 4,500 के बीच में, ऑलमोस्ट जस्ट 3%, यस ओनली 3% ऑफ यूएस पर कैपिटा इनकम। तो 75 years to reach a quarter of US per capita income, however that is hardly a fair yardstick। तो यूएस के पर कैपिटा इनकम से अगर कंपेयर करें तो ये अभी सिर्फ 3% है, हम लोग सिर्फ 3% कमाते हैं ऑन एन एवरेज, यूएस में जो इंसान जितना कमाता है, बट ये सब कुछ वहाँ पे जो मैं कहूँगा परचेसिंग पावर पैरिटी है उसमें भी काफ़ी डिफरेंस है। तो ये एक फेयर यार्डस्टिक नहीं है, और इनका कहना है कि अगर हम यूएस में कमाने वाले का 25% भी अचीव करना चाहते हैं ऑन एन एवरेज, तो हमें 75 साल लग सकते हैं उसके लिए। बट ऑफ कोर्स वहाँ का इन्फ्लेशन अलग है, वहाँ परचेसिंग पावर पैरिटी अलग है, और हमारे यहाँ बिल्कुल अलग है। तो वर्ल्ड बैंक के जो नए प्रेसिडेंट है अजय भांगा, उन्होंने मिशन को काफ़ी अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव से चेंज किया है। उनका कहना है कि इराडिकेटिंग पॉवर्टी ऑन अ लिवेबल प्लैनेट, एंड अगर हर इंसान यूएस का लाइसेंस अडॉप्ट करेगा तो ये प्लैनेट रहने लायक ही नहीं रहेगा, इनका ये कहना है। इंस्टेड अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी, इन्हें
9 प्लैनेट्स चाहिए होंगे सस्टेन करने के लिए। अगर यूएस का लाइफ़स्टाइल पूरी दुनिया अपना ले, जिस हिसाब से उनका लाइफ़स्टाइल है और जिस हिसाब से उनका कंज़म्पशन है और जिस हिसाब से वो पॉल्यूशन फैलाते हैं पर कैपिटा बेसिस पे, वहाँ पे एक एवरेज इंसान काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँगा, पॉल्यूशन भी फैलाता है, काफ़ी ज़्यादा कंज़्यूम करता है चीज़ें। तो चाइना भी यूएस को एमुलेट करने की कोशिश कर रहा है, कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। दुनिया का यूएस ऑलरेडी दुनिया का सबसे बड़ा CO2 एमिटर है, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यूएस एमिट करता है। एंड वेल बिफोर बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी वो बन चुका था। तो इंडिया को क्या एस्पायर करना चाहिए? इंडिया को कैसे गोल्स रखने चाहिए? क्योंकि यूएस जैसे गोल्स रखने हमें है नहीं। तो पॉइंटर्स हमें आ सकते हैं इकोलॉजिकल डैमेज को देख करके, कि हम डेवलपमेंट मेजर करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू, जिसमें अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसे आप डिवाइड करेंगे एचडीआई से। तो एक इकोलॉजिकल इंडेक्स यहाँ पे बनाया जा रहा है कि हम किस तरीके से सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बना रहे हैं इंडिया में और उसके साथ ग्रो कर रहे हैं। तो वो एक बढ़िया मेट्रिक है रादर देन एनवायरनमेंट को और पूरे मैं कहूँगा क्लाइमेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके आप सिर्फ अपने इनकम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, जैसा चाइना और यूएस ने किया। तो इस यार्डस्टिक को अगर आप रखोगे तो जो डेवलपमेंट स्कोर है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर का और दूसरी एडवांस कंट्रीज का भी, वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कर जाता है। एसडीआई जो है वो 14,000 पे पीक कर जाता है, ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम, एंड एचडीआई स्कोर भी 0.8 पे ही ये पीक कर जाता है। तो अगर आप सस्टेनेबिलिटी को डाल देना तो ये सारी कंट्रीज के इनकम बड़े नीचे आ जाते हैं, अगर एवरेज इनकम को आप देखेंगे। तो ये बहुत अचीवेबल है इंडिया के लिए 2047 तक, कि हम सस्टेनेबली एक अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अचीव करें। पर कैपिटा इनकम भी हम सस्टेनेबल तरीके से किस तरीके से अचीव कर पा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हमें $1,00,000 का पर कैपिटा इनकम चाहिए, अगर हम 14-15 हज़ार तक पहुंच रहे हैं विद सस्टेनेबिलिटी, तो ये बहुत ही बढ़िया फीट होगी हमारे लिए, बहुत बड़ी फीट होगी। इनका ये कहना है। तो यहाँ पे हमें इम्प्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस चाहिए गवर्नेंस की। अब देखिए, जब कोई इम्प्रूवमेंट्स की बात करता है ना, ऐसा लगता है सब एक दूसरे को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया में वो प्रॉब्लम्स हैं, वो जनरल प्रॉब्लम्स हैं। जैसे पब्लिक फाइनेंसेस होना चाहिए बढ़िया, इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस गवर्नेंस बढ़िया चाहिए हमें, डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही आदमी है वो सारी चीज़ें डिसाइड कर रहा है, सबके उसके पास पावर है। पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज़ होना चाहिए। हाई क्वालिटी एजुकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन तो इंडिया में वाइड स्प्रेड है, लेकिन हाई क्वालिटी बिल्कुल नहीं है। जेंडर डिस्पैरिटीज़ कम होनी चाहिए। इनोवेशन पे फ़ोकस हो और कंपैरेटिवनेस पे, कि हम कंपैरेटिव बने और इनोवेशन पे फ़ोकस करें। फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स आए। खाली ऐसा नहीं कि हम इम्पोर्ट पे टैक्स लगा दे रहे हैं ताकि हमारी कंपनीज़ ग्रो करें। हमारी कंपनीज़ को हम इनोवेट करने में भी उनकी मदद करें। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बनाएँ और कोल पर जो डिपेंडेंस है ना हमारी, जैसे पावर के लिए 72% हम डिपेंड करते हैं कोल पे, जो और बढ़ेगा हमें लगता है आगे जाकर, इसको थोड़ा कम कर पाएँ। तो ये इंडिया ना कि सिर्फ एडवांस कंट्री बनेगा, बट दूसरों को एक अच्छी राह दिखाएगा कि आप डेवलपमेंट लैडर पे किस तरीके से क्लाइंब कर सकते हो लिवेबल प्लैनेट के साथ। मतलब प्लैनेट को लिवेबल जो कंडीशन में छोड़ करके आप ग्रो कर सकते हो, इंडिया ये दिखा सकता है दुनिया को। बट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।